देखिए बिल्कुल संक्षेप में कहता हूं। देखिए जो मार्क्स के बारे में कही कितनी मजेदार बात है अमीश जी। अरे मार्क्स को अपनी धरती पर नकार दिया गया, लेनिन को अपनी धरती पर नकार दिया गया, मगर उसके झंडा बरदार अलंबरदार आज भी यहां आकर उस गफलत की दौर में जीते रहना चाहते हैं। और रही बात वैज्ञानिकता की और इन सारी बातों की, तो जनाब जिसको आप सनातन धर्म को उन्मूलन की बात करते हैं, समझिए एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके सबसे पहला गैलेक्सीज में अपना सोलर सिस्टम के बियॉन्ड सैटेलाइट के द्वारा परग्रही सभ्यता को संदेश लिखने वाले कार्ल सेगन से लेके इरविन श्रोडिंगर से लेके नील्स बोर से लेके वर्नर हाइजेनबर्ग तक के वैज्ञानिकों को उसमें ज्ञान नजर आया है। रॉकेट साइंस के फादर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था हरमन ओबर्ट, उसको ज्ञान नजर आया। नोबडी फॉलोड हिंदुइज्म। इनमें से किसी ने हिंदू धर्म का ना पालन किया भाई, और ना कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी थी जिसको इन्होंने, जहां धरती चपटी है या धरती स्थिर थी, वो अवैज्ञानिक था, वो आपको समझ में आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर विवेक जी, परेशान न होइए, सारी की सारी बातें बता दीजिए, सारी की सारी बातें जनता। अब आपका आज के विषय पर आते हैं। आज मेरा निवेदन है, आज के विषय पर आते हैं। आपने बोला कि उनमें से कोई भी हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करता था, लेकिन ये देश तो सनातन और हिंदुइज्म को फॉलो करता है ना। यही तो खास बात है। जो हिंदू नहीं था इसके बावजूद हिंदू धर्म ग्रंथों में विज्ञान देख रहा था, मगर कुछ लोग ऐसे हैं किस्मत के आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए ना, कहां देखा आप मुझे बता दीजिए। किस हिंदू ग्रंथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा है? किस हिंदू ग्रंथ में E = mc² लिखा है? किस हिंदू ग्रंथ में न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा है? अब पूछा ना आपने, अब पूछा ना, मैं जवाब दे। अब सुनिए, इरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ। सुनिए, इरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ, जिसमें पूरा एक चैप्टर उपनिषदों के ऊपर है। और सुनिए, मैं दोबारा आपको बताता हूं, किताब है अनकॉमन विजडम। भाई देखिए, आपने हमने टर्न पे बोलिया, ये विवेक जी की बहुत गलत आदत है। विवेक जी नहीं बोलने लगते हैं। इरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ, और जिसमें कि उन्होंने पूरा एक चैप्टर उपनिषदों पे लिखा है। अब सुनिए, फिट्जैक कैपरा की किताब है अनकॉमन विजडम, उसमें पेज नंबर 41-42 तो हर कोई वर्नर हाइजेनबर्ग को कोट करते हुए लिखता है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ डिस्कशन के दौरान इस थ्योरी को जो अनसर्टेनिटी उन्हें समझ में नहीं आया, फिर बोल रहे बीच में बदतमीजी करते चले जाते हैं। जब मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, किताब का नाम कोट कर रहा हूं, राइटर को कोट कर रहा हूं, पेज कोट कर रहा हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। झूठ का प्रपंच जो कम्युनिस्टों ने बनाया था, अब सूचना की क्रांति में उसके परखचे उड़ गए हैं। मार्क्स को मार्क्स की धरती में पूछने वाला कोई नहीं है, मगर यहां पूछने वाले आज तक बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मार्क्स की और मैकाले की मानसिक मैरिजुआना से ग्रसित है। ये ड्रग्स हो गई है, जैसे ड्रग एडिक्ट को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ये मार्क्स और मैकाले की मारिजुआना के ड्रग एडिक्ट हो गए, इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किताब, राइटर, पेज कोट करने में समझ में नहीं आ रहा। आपने अपनी बात को रखा। मैं तहसीन पूनावाला के पास जाना चाहता हूं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, इट इज योर टाइम। आपने पेशेंटली अपने टाइम का वेट करा, लेकिन पॉइंट यह है कि ईवीएम का दोष है, हिंदूवादी ताकतों ने वोट डाल दिया उसका दोष है, और ईवीएम कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में सही थी, यहां गलत हो रही है ईवीएम। अखिलेश यादव कह रहे हैं अहंकार अब तो कम हुआ होगा। टीएमसी कह रही है ये कांग्रेस की हार है, बीजेपी की जीत नहीं है, कांग्रेस की हार है। जी अमित जी, अव्वल तो मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बीजेपी की जीत हुई उस पर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भाजपा इन तीनों राज्यों में जनता की सेवा करेगी। ईवीएम में क्योंकि मैं खुद एक पिटिशनर हूँ, और माननीय इलेक्शन कमीशन ने जब सारे एमपीज और एमएलएस को बुलाया था एक मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मैं ही एक व्यक्ति था जो ना ही एमपी या एमएलए या पूर्व एमपी या एमएलए था जिसको न्योता मिला था कि वहां आकर ईवीएम पर कुछ बातचीत करें। तो मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ जी, तो इसमें मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, ईवीएम की वजह से नहीं हारी है कांग्रेस, लेकिन जो कांग्रेस जो विपक्ष चाहती है, आपके माध्यम से अगर मैं बता दूं कि जो वीवीपैट है वो 100% वीवीपैट का काउंटिंग है, उसमें
1-1.5 घंटे का और काउंटिंग का समय लगेगा, और मुझे लगता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी लगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरा जो वो मुद्दा उठाना चाहती है, जहां तक मेरी जानकारी में, जो मैं उन्हें एडवाइस दे रहा हूं, वो वीवीपैट जिस पेपर पे प्रिंट होता है वो पेपर पे इंक चली जाती है। तो आपको अगर पिटीशन भी डालना होता है किसी रिजल्ट को चैलेंज करने के समय, उसको 3-4 महीने लग जाता है, तब तक वो इंक डिसअपियर हो जाती है। तो हमारी डिमांड है कि जो वीवीपैट का पेपर है वो बार कोडेड हो और वो डिसअपियर ना हो इंक, ताकि वो टैली हो सके। इसके अलावा इस वक्त देश का मूड ईवीएम के खिलाफ नहीं, और विपक्ष भी नहीं उठाना चाहती है। पर विपक्ष नहीं है, मेरे पास कई सारे बयान है, मेरे पास कई सारे बयान है तहसीन जी, मेरे पास कई सारे बयान है, चाहे वो दिग्विजय सिंह का हो, कमलनाथ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बयान हो, प्रियंका चतुर्वेदी का स्टेटमेंट हो, ये सारे स्टेटमेंट है ईवीएम को लेकर। इससे विपक्ष को नुकसान होगा। कमलनाथ जी ने कुछ डायरेक्टली नहीं कहा, और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है। विपक्ष को जो मेरी एडवाइस है, और 6 तारीख को मीटिंग हो रही है, उसमें भी मैं उनको यही बताने वाला हूं 6 की मीटिंग कैंसिल हो गई है। 100% अपनी जानकारी को अपडेट रखिए, 6 की मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो इनडायरेक्ट, ममता जी आने को तैयार नहीं है, अखिलेश जी ने मना कर दिया है, और स्टालिन भी नहीं आ सकते। मेरे पास पूरी जानकारी है, मैं बता देता हूं क्या क्या है। स्टालिन व्यस्त है, नीतीश नासाज है, ममता का इंकार है, अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ हेमंत सोरेन तक ने मना कर दिया है, कोई आने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी इनफॉर्मल मीटिंग होने वाली है 6 के बाद, और उसमें शायद उद्धव जी वगैरह आ रहे हैं, वहां पर ये बात रखी जाएगी कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो। मुझे लगता है इसमें न जनता को आपत्ति होगी ना भाजपा को होगी। आई थिंक वो फेयर पॉइंट है। तारिक अहमद कुछ कहना चाहते हैं। तारिक अहमद मैं कुछ 2 मिनट, मैं बहुत समय के बाद आया, अगर मुझे एक चीज और कह दूं, सिर्फ एक ही लाइन बोलिए अपनी बात, 2 मिनट बोलिए। तारिक अहमद एक बात ऐड करना चाह रहे हैं। एक ही लाइन हाँ, एक ही लाइन बोलिए एक ही लाइन, अगर मुझे तारिक भाई बोले उसके पहले एक ही लाइन। ईवीएम को लेकर थोड़ी जो इश्यूज है, जो मैंने धर्मेंद्र यादव जी से भी डिस्कस किया था, उसमें यह है, जैसे अयोध्या में जब वोटिंग हुआ था, अर्बन और रूरल, मैं स्टेट इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। तो अर्बन इलेक्शन अयोध्या में जो वीवीपैट से ईवीएम से वोटिंग हुआ था, वहां पे सपा हार गई, लेकिन रूरल अयोध्या में जहां बैलेट पे हुआ था वहां सपा जीत गए, और वो अर्बन और रूरल अयोध्या बिल्कुल पास में है। तो ये जो कुछ संदेह है, इसको ठीक करने के लिए वीवीपैट की 100% जवाब ले लेते। तारिक अहमद लारी। देखिए, पहली बात तो ये इंडिया अलायंस के बारे में जो विवेक श्रीवास्तव जी ने बड़ा हंगामा काटा था मेरे साथ आप ही के चैनल में बैठकर, और पूना वाला भाई ने हंगामा काटा था, आज वो चीज आपको अमीश भाई सामने दिख रही है। नहीं, जो आप बोल रहे थे वही हो रहा है। क्या प्रॉब्लम चल रही है, वही हो रहा है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ममता जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा कि जहां पे उसकी हैसियत नहीं है वहां पे वो ना बोले। तो अब वही पोजीशन आ रही है जो मैंने उस दिन बोला था, और विवेक जी अरे नहीं, और ये होगा तो हंगामा होगा, तो इलेक्शन के बाद सब एक है, तो फलाने। हम आपसे ज्यादा जानते हैं विवेक जी, आप लेफ्ट का करते हैं, आप कार्ल मार्क्स को जानते होंगे, आप लेनिन को जानते होंगे, आप उनको जानते होंगे, मैं सिर्फ इन लोग को जानता हूं, ये सब बेकार के लोग हैं। मेरा हिंदुस्तान ना कार्ल मार्क्स के उससे चलेगा ना हिटलर के उससे चलेगा। जो उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना चाहेगा वो अपने देश को भी बर्बाद करेगा और खुद अपने आप को बर्बाद करेगा। हम फिलहाल अपने भारत की बात करें, भारत के नागरिकों की बात करें। सुधांशु जी, आपसे भी मेरा यही नहीं, आप समाजवादी पार्टी के अपने नागरिकों की बात कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। शायद आपको वही नहीं ज्ञान है, आपको ये भी नहीं ज्ञान है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के बारे में पहले भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी को हमने चीफ गेस्ट के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स में बुलाया था एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। आपको यह भी नहीं पता होगा। तो जब आपको ज्ञान कम है पुरानी राजनीति का, तो आप थोड़ा समझ के बोलिए।